नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इसको राजनीति का आप रिटायरमेंट काल कह सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने 75 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाने की सलाह क्या दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में खलबली मच गई है और एक एक करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम के नेता अब रिटायर होने की बात करने लग गए हैं। देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही रिटायरमेंट का प्लान बता चुके हैं और अब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी रिटायर होने की बात कह रहे हैं। और यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या करेंगे। कुछ महीनों बाद यानी सितंबर के महीने में उनके 75 वर्ष की उम्र पूरी होने वाली है और उनके जन्मदिन से पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने उन्हें रिटायर होने की सलाह भी दे दी। और देश के उपराष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री जिस तरह से रिटायरमेंट का प्लान बताते हुए नजर आ रहे हैं, उससे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति में कुछ ऐसा होने जा रहा है, इस देश की राजनीति में कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो दशकों तक इस देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, तार एक से एक जुड़े हुए हैं और तारीख वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कब किसका बयान आया, उसके बाद किस तरह से किसका बयान आया। और ये 75 वर्ष की आयु, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट, इन तमाम चीजों को लेकर एक एक करके बातें कैसे उठती चली गई। मार्च के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर के दौरे पर गए। ये कहा गया कि एक समझौते पर बातचीत हो गई, एक समझौते पर सहमति बन गई, लेकिन उसके बाद जब वो दिल्ली लौटे तो उसमें कई तरह के किंतु परंतु होने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब का इंतजार करता रहा और फिर तारीख आ गई 4, 5 और 6 जुलाई। 4, 5, 6 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक दिल्ली में, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया मुख्यालय बना है केशव कुंज, वहां पर बैठक हुई। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर चले गए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो मैसेज देना था वो मैसेज दे दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो बताना था वो बता दिया गया। एक डेडलाइन जो सूत्र ये बता रहे हैं कि 15 से 18 जुलाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने को कह दिया गया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फॉर्मूले के हिसाब से फिट हो। लेकिन संघ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश का इंतजार करता रहा और फिर तारीख आई 9 जुलाई की। 9 जुलाई यानी बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया नागपुर की धरती पर एक कार्यक्रम में थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने 9 जुलाई को यानी बुधवार को नागपुर के एक कार्यक्रम में 75 वर्ष की आयु में रिटायर होने की सलाह दे दी, खुलकर सलाह दे दी, सार्वजनिक मंच से सलाह दे दी। और सार्वजनिक मंच से यह सलाह देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने यह साफ साफ कहा कि अगर 75 वर्ष की उम्र पूरी हो गई तो बाजू हो जाओ। मोहन भागवत ने विस्तार से क्या कहा कि जब आपको 75 साल पूरा होने पर कोई बधाई देता है तो इसका मतलब यह होता है कि अब आपकी उम्र हो गई है और आप बाजू हट जाओ, हमें काम करने दो। सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत साहब का यह मैसेज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था, जो 75 वर्ष की आयु पूरी करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल फिर से वही उठ रहा है कि 75 वर्ष की आयु का यह अलिखित नियम अगर लागू किया गया तो सबसे पहले झोला कौन उठाएगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत उठाएंगे? लेकिन उसके बाद जिस तरह से बयानों की कड़ी एक तरह से निकलकर सामने आने लगी तो ऐसा साफ साफ लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद गुजराती लॉबी अभी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। गुजराती लॉबी ने एक तरह से, बल्कि यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों ने एक तरह से संघ को भी संदेश देने का प्रयास करना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिन्न करीबी सहयोगी, देश के गृह मंत्री जो कि सरकार भी चलाते हैं, जो कि पार्टी भी चलाते हैं, उन अमित शाह साहब ने शुरू कर दी। अमित शाह ने उसी 9 जुलाई को यानी बुधवार को
गुजरात के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने रिटायरमेंट का प्लान भी बता दिया। अमित शाह ने साफ-साफ कहा कि वो जब भी रिटायर हो जाएंगे तो वो अपने बाकी का जीवन प्राकृतिक खेती के काम में लगा देंगे। अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद का वो अपना जीवन वेद उपनिषद पढ़ने और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देती है। आपको बता दें कि आमतौर पर इस देश की राजनीति में नेता रिटायरमेंट की बात करते नहीं है, नेता खुद से रिटायर होते नहीं है, जनता या पार्टी उनको रिटायर कर देती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने देश के कई नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को रिटायर कर दिया, लेकिन अमित शाह का यह संदेश काफी नहीं था, क्योंकि अमित शाह के इस संदेश के अगले दिन यानी 10 जुलाई गुरुवार को देश के उपराष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संबंध जग जाहिर है। हालांकि मोदी के कैबिनेट में कई ऐसे मंत्री हैं जो जेएनयू से पढ़े हुए हैं, लेकिन जेएनयू को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह का बयान देते रहते हैं वो सब आपके सामने होगा। तो जेएनयू के कार्यक्रम में पहुंचे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने भी रिटायरमेंट की बात कर दी और जगदीप धनखड़ साहब ने साफ-साफ कहा कि अगर ईश्वर की कृपा रही तो वह अगस्त 2027 में रिटायर हो जाएंगे। अगस्त 2027 देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर जो उनका 5 वर्ष का कार्यकाल है वह अगस्त 2027 में पूरा हो जाएगा। आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी होने के नाते ही जगदीप धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनाया गया था। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। समाजवादी विचारधारा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले जगदीप धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल कैडर के कार्यकर्ता या स्वयंसेवक नहीं है। उनकी खासियत है, यूं कहा जाए कि उनको देश का जो दूसरा सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद, जिसके बारे में खुद उपराष्ट्रपति साहब बोलते रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मोदी और अमित शाह की उन पर कृपा रही। और जानने वाले ये बखूबी जानते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब देश का अगला राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, न्यायपालिका को लेकर, विपक्षी राजनीतिक दलों को लेकर, लेकिन उनके बयानों में कई तरह के झोल-झाल होते हैं। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की इच्छा रख रहा था वह व्यक्ति अब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद 2027 में रिटायर होने की बात करने लगा। यानी सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में किस तरह की खलबली मची है उसकी बानगी रिटायरमेंट के ये प्लान आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। हालांकि मोदी के रिटायरमेंट का यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी चुटकी जरूर ले रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत भी चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय पिछले साल यह मुद्दा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया था। उस समय आनन फानन में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी सामने आए थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सामने आए थे और साफ साफ ये कहा था, दोनों नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होने का भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कोई लिखित नियम नहीं है। अमित शाह ने तो यहां तक कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में लगातार चौथी बार नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार होंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 75 वर्ष की आयु में रिटायर होने का कोई लिखित प्रावधान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान को कितना मानती है उसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी का संविधान यह कहता है कि पार्टी का अध्यक्ष का कार्यकाल एक बार चुने जाने के बाद सिर्फ 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। लेकिन नड्डा साहब 2020 से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, लगभग 5.5 साल हो गए हैं। तो बीजेपी अपने संविधान को कितना मानती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होने का प्रावधान भले ही बीजेपी के संविधान में ना हो, लेकिन देश की राजनीति में ताकतवर होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस प्रावधान को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बखूबी लागू किया था। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कैसे लागू किया गया था यह भी मैं आपको बता देता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले को अमली जामा पहनाया गया था और यह किसी छोटे मोटे नेता पर नहीं पहनाया गया था।
भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, राम मंदिर आंदोलन को देश भर में चलाने वाले नरेंद्र मोदी के गुरु, राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी पर यह फॉर्मूला आजमाया गया था। यानी लाल कृष्ण आडवाणी को 75 वर्ष की आयु पूरी होने का हवाला देते हुए लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। मुरली मनोहर जोशी को भी नहीं दिया गया, जबकि ये दोनों नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतीत में रह चुके थे। लेकिन 75 वर्ष का फॉर्मूला लागू करते हुए इन दोनों का टिकट काट दिया गया। और सिर्फ इन्हीं दोनों का टिकट नहीं काटा गया, बल्कि उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष हुआ करती थी सुमित्रा महाजन, उनका टिकट काटा गया। कलराज मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से माने जाते थे, उनका टिकट काट दिया गया। और बिहार से लोकसभा के अंदर जो उनकी कई सारे भाषण बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, उन हुकुमदेव नारायण यादव साहब का भी टिकट एक तरह से काट दिया गया। और अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया, 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि 75 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है और यह पार्टी का फैसला है। उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। और यह सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव में ही नहीं हुआ, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 75 वर्ष के इस फॉर्मूले को पूरी तरह से लागू किया गया। और उसमें राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी जैसे दिग्गज नेताओं का टिकट आयु के आधार पर काट दिया गया। तो जिस नीति को नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने खुद बनाया, जिस नीति को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों तक पर लागू किया गया, जिस नीति को भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं पर लागू किया गया, यहां तक कि वर्ष 2016 में जो गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करती थी आनंदीबेन पटेल, उनको भी आयु के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा गया। हालांकि बाद में उनको राज्यपाल बनाकर उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया। अभी भी वो राज्यपाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। हालांकि राज्यपाल का पद सक्रिय राजनीति का पद नहीं माना जाता है। तो ये तारीखों के अनुसार से मैंने आपको बताया कि मोहन भागवत साहब की सलाह ने, मोहन भागवत के बयान ने किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में खलबली मचा दी है। और इंतजार कीजिए आने वाले दिनों में, अभी तो संकेतों में एक दूसरे को संकेत दिया जा रहा है, अभी तो संकेतों में एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये बयानबाजी तेज हो सकती है। हालांकि बीजेपी खुलकर नहीं कहेगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने बयान देकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था। अब की बार 400 पार का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लाकर टिका दिया था। और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार संवैधानिक पद पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी को अपने जीवन काल में पहली बार अल्पमत की सरकार चलाने पर मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि लोकसभा में बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लाकर पटक दिया था। और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान जैसे सहयोगी दलों के नेताओं के सांसदों के बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी हुई है। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर तो बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास विवादास्पद बयान देने वाले सांसदों की भरमार है। इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में कोई ना कोई निकल कर बाहर आएगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत से भी सवाल पूछेगा। और जाते जाते मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में जिस बात का जिक्र किया था कि किनका झोला पहले उठेगा, तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, यानी सितंबर 2025 में वो 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत का जन्म नरेंद्र मोदी से 6 दिन पहले हुआ था, यानी 11 सितंबर 1950 को हुआ था। तो 17 सितंबर 2025 को जो नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि उससे 6 दिन पहले क्या 11 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत भी रिटायर होंगे। ये सवाल उठेगा, बार बार उठेगा। और जाते जाते एक और विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखिया बनने के बाद मोहन भागवत ने अपने स्टाइल के मुताबिक उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता को किनारे कर दिया। पहले महाराष्ट्र से, उसी नागपुर की धरती से आने वाले नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर देश की राजधानी दिल्ली भेजा।
दिल्ली में बैठे बीजेपी के तमाम नेताओं की नाराजगी के बावजूद मोहन भागवत नितिन गडकरी को पार्टी का चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो दूसरे कार्यकाल को दोहरा नहीं पाए क्योंकि पूर्ति वाला मामला सामने आ गया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात की धरती से उठाकर देश की राजनीति में लेकर आए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, एक नई भाजपा खड़ी कर दी और अब जाते-जाते यानी रिटायरमेंट से पहले मोहन भागवत एक बार फिर से नई भारतीय जनता पार्टी खड़ी करना चाहते हैं ताकि आने वाले 10-15 सालों तक भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार रहे। यानी मोहन भागवत का विजन बिल्कुल साफ है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जाए, फिर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को बदला जाए, फिर देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव लाया जाए और फिर मोदी कैबिनेट में बदलाव लाया जाए और फिर जब सितंबर का महीना आए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को रिटायरमेंट देकर किसी और व्यक्ति को एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री पद की कमान सौंपी जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद करेंगे क्या? क्योंकि उसके बाद जो देश के दो बड़े संवैधानिक सर्वोच्च पद बचते हैं, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, दोनों फिलहाल भरे हुए हैं और दोनों 2027 से पहले खाली होने नहीं जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।